बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। पिछले सेशन में 8 सवालों के जवाब हम दे चुके थे। अब ये कुछ 7 सवाल रहते हैं और ये भी बड़े अच्छे और कीमती सवाल हैं। इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको अहमद साहब पूछते हैं कि हम जानवरों को, गाय और भैंसों को सर्दी की शिद्दत से कैसे बचा सकते हैं। देखिए जी, एक मेरी बात याद रखिएगा, जहाँ तक तो वलैती गायों की बात है ना जी, इनको तो सर्दी सुर्दी कोई नहीं लगती। ये जैसे आप देख लें, डॉक्टर साहब दिखा दीजिएगा कितने ओपन शेड हैं, तो सर्दी में भी ऐसे ही होते हैं। कोई तरपाल नहीं लगाते, कोई कुछ नहीं, ना लेना ना देना। और हमने अक्सर देखा कि जानवर जो हैं वो सर्दी के मौसम में बाहर बैठे होते हैं, इवन के धुंध के अंदर भी जगाली कर रहे होते हैं। मुझे याद है पिछले फार्म पे जब मैं था एसबी पे, अक्सर औकात रात को -1 -2 तक भी मैंने टेम्परेचर देखा है और जानवर कंफर्टेबल होते थे। अच्छा, अब अगली बात, अब मैंने भैंसों पे भी काम किया है, मैंने क्रॉस ब्रेड कैटल पे भी काम किया है। मेरी क्रॉस ब्रेड कैटल को भी सर्दी नहीं लगती थी और हमारी भैंसों को भी सर्दी नहीं लगती थी। हमने कभी तरपाले नहीं लगाई, कभी शेड को बंद नहीं किया। हाँ, 2-3 काम हम किया करते थे। एक बात याद रखिएगा, एक जानवर जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको आपने प्रॉपर एनर्जी दी है, जिसकी खुराक में आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, जानवर भूखा नहीं है, जानवर की खुरली खाली नहीं है, इसको जी सर्दी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। ये मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा ये चेक कीजिएगा, अगर आप भैंस की मिल्किंग अमूमी तौर पे लोग हाथों पे करते हैं, जिस दिन सुबह के टाइम चौवाई पे भैंस की झाग ना बने दूध पे, लस्सी की तरह दूध, और समझिए कि आपका जानवर जो है ना ये एनर्जी डेफिशिएंट है, इसको सर्दी भी लगती होगी। ये आपको मैंने मोटा सा झटका सा टोटका बता दिया है। ये चूंकि बफलो के साथ हमने बड़ा लंबा अरसा काम किया है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि जब कभी भैंसों को प्रॉपर फीड नहीं करते थे, साइलेज कभी ख़त्म हो गया, ठीक है जी, तो क्या होता है, जानवरों की दूध पे झाग ख़त्म ही हो जाती थी। तो साइलेज उसके आगे पड़ा रहे, खुरली खाली नहीं होनी चाहिए। एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ के जानवर को जैसे ही वो खुरली पे खा पी लेता है, उसको पीछे करके बांध दिया जाता है। क्या अब इसके जुगाली करने का टाइम है, रेस्ट का टाइम है? भाई ऐसे ना करें। सर्दी के मौसम में जानवर को शेडेड जगह दें, ठीक है, कुछ छत हो, ताकि रात के टाइम अमूमी तौर पे औस जो पड़ती है जानवर को गीला ना करे। और जानवर जिस जगह पे बैठा है वो जगह खुश्क होनी चाहिए। अब ऐसे ना हो कि जगह ही ऐसी हो जो गीली हो और गीली जगह पे जानवर को बिठा दे, ये भी गलत है। अगर बंकर हैं तो बंकर की सफाई अच्छे से होनी चाहिए और जानवर के पास जो है वो पूरी एक्सेस हो, जब दिल करे उठ के पानी पी ले, जब दिल करे उठ के अपनी खुराक खा ले। खुराक उसके सामने ख़त्म नहीं होनी चाहिए, प्योर डाइट होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। ये हम तो सर करके देख चुके हैं। हमने कभी तरपाल नहीं लगाई, ना भैंसों पे, ना गायों पे, ना प्योर पेट, तो खैर वैसी शहजादियाँ होती हैं। हाँ, अगर आप खुराक पूरी नहीं करेंगे तो ये मेरा चैलेंज है, ये वलैती गायें भी आपकी ठंड बनानी शुरू कर देंगी। ये आप करके देखिएगा। अच्छा, अगला सवाल है जी, मकबूल साहब कहते हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, वहाँ पे लोगों को ऐड करें और उनके मसाइल का हल तलाश करें। देखिए सर, ग्रुप इतने सारे हैं कि अगर उन ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस का रिप्लाई करने लग जाएँ तो यकीन करें कि हम काम ही नहीं कर सकते। उसकी वजह ये, अच्छा अब मसला सर ये है कि अगर कोई साहब ग्रुप में मैसेज करे, उसका अगर रिप्लाई ना भी किया जाए तो ये अखलाकी तौर पे गलत बात है, ठीक है जी। लोग बड़ी शौक़ से, बड़ी उम्मीद के साथ जो है वो मैसेज करते हैं, तो हर बंदा जो है उसका दिल करता है, वो चाहता है कि उसके मैसेजेस रिप्लाई हों। बाद लोग इमरजेंसी के अंदर भी होते हैं, तो मैं जो है वो नहीं चाहता कि ग्रुप बनाया जाए, बाद में उस ग्रुप के अंदर मैं पूरा ना उतर सकूं, बजाय इसके कि लोग जो हैं वो को दुआ की 2-4 दुआएं दें। ये ना हो कि वो बाद में लोग कहें जनाब डॉक्टर साहब तो ये हैं तो वो हैं। तो इसमें सर मैं थोड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे। अच्छा, सवाल नंबर 11 है जी, उसामा साहब कहते हैं कि रिपीट ब्रीडर है जी उनकी बफलो को हल बता दें। देखिए, रिपीट ब्रीडिंग पर मैंने एक पूरा सेशन पहले किया हुआ है। रिपीट ब्रीडिंग जो है ये क्यों हो सकती है? आपकी खुराक का मसला हो, रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। आपके सीमन का मसला हो, रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। सीमन रखने वाले बंदे का मसला हो, रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। आपके बुल के अंदर मसला हो, रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। जानवर के बच्चेदारी में मसला हो, रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। आपने टाइम पे टीका नहीं रखवाया, रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। तो रिपीट ब्रीडिंग की एक नहीं, बहुत सारी वजूहात हैं। अब आपका जानवर क्यों रिपीट हो रहा है, ये उस जानवर को चेक करने के बाद, आपकी फीड को चेक करने के बाद, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद बताया जा सकता है कि आपका जानवर जो है ये क्यों नहीं ठहर रहा। अगर मैं यहाँ पे बैठा तो नहीं बता सकता कि आपके जानवर के बच्चेदारी में मसला है,
आपके जानवर की ओवरी का मसला है, या आपके जानवर के जो है वो फीड के अंदर को माइकोटॉक्सिन्स का मसला है, या आप टीका ही गलत टाइम पे रखवाते हैं, ये मुझे नहीं पता। तो इसलिए भाईजान इसके लिए ज़रूरी है कि जानवर का पूरा एग्जामिनेशन हो, मैनेजमेंट सारी देखी जाए, फिर हम इसकी रिपीट ब्रीडिंग का हल जो है वो कर सकते हैं। सवाल नंबर 12 है जी, ये साहब कहते हैं, इन्होंने नाम नहीं बताया, कि गोबर के अंदर जो मकई का दाना है वो साबित बाहर आ रहा है, क्या वजह है इसमें? सर याद रखिएगा कई सारी वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात वो लोग जो मकई का साइलेज थोड़ी सी लेट स्टेज पे बनाते हैं, और जिस मशीन पे बनाते हैं उस मशीन में अगर कॉर्न क्रैकर नहीं लगा हुआ, कॉर्न क्रैकर जो है मशीन के अंदर क्या करता है, ये दाने को 4-5 हिस्सों में तकसीम कर देता है, दाना तोड़ देता है। अगर नहीं लगा हुआ तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि गोबर में दाना ज़्यादा आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने वनडे में मकई इस्तेमाल की है और उस मकई को प्रॉपर पिसाई नहीं किया आपने, उसका दाना मोटा रह गया, तब भी ये आप गोबर में आ सकती है। नंबर 3, अगर आपके जानवर की ओजड़ी, जिसको र्यूमन कहते हैं, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा, फर्मेंटेशन सही नहीं कर रहा, तब भी ये दाना साबित आ सकता है। अगर आपका जानवर जो है, आप उसका जो मैदा है वो अपने अंदर खुराक को ज़्यादा देर नहीं रखता, आपको थोड़ा आसान ज़बान में समझा रहा हूँ, इसको कहते हैं कि अगर र्यूमन का रेट ऑफ पैसेज ऑफ फीड बढ़ जाए, कि अगर जो भी खुराक जानवर खा रहा है वो जल्दी से ओजड़ी से गुजर के आगे जा रही है, तब भी ये मसाइल जो हैं ये हो सकते हैं। इसमें कोशिश करें, एक तो वसाइलेज जो है प्रॉपर स्टेज पे तैयार करें, और जिस मशीन से तैयार करें उसमें कॉर्न क्रैकर लगा हो, और जो आप तैयार करते हैं मकई जो है वो कोशिश करें, जो पिसाई करते हैं 30 से 35 नंबर की जरी लगा के उसकी पिसाई करवाएं, और अपने जानवर के मैदे की जो है ना हालत को बेहतर करने के लिए प्रॉपर जो है अपना राशन फार्मूलेट करवाएं, जिसमें प्रॉपर फाइबर का लेवल हो, एडीएफ एनडीएफ बाकी चीज़ें बैलेंस हो, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला जो है ये हल हो जाएगा। अगला सवाल है जी, गाय को जब बच्चा देने के कितने दिन बाद हीट में लेकर आएँ, और ये जो प्रोटोकॉल लगाते हैं, क्या इसका मिल्क के ऊपर या इसकी कंपोजिशन पे कोई फ़र्क होता है? देखिए जी, 90 दिन के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि जानवर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, ये कोशिश होनी चाहिए। इस सिलसिले में अमूमी तौर पे गर्मी के मौसम में तो ये टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाता है, सर्दी के अंदर ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। हम ये करते हैं, मैं आपको अपना बता देता हूँ कि आजकल जो हमारे जानवर पास्चुरेट करने हैं, या वो जानवर जिनको 35-40 दिन हो गए बच्चा दिए को, हम उनको प्रोटोकॉल में लगा देते हैं। हमारा प्रोटोकॉल जो है ये 25 से 26 दिन का है। तो पहली इंसेमिनेशन जो है जानवर को बच्चा देने के 60-65 डेज़ के बाद हो जाती है। हम 35 दिन पे प्रेगनेंसी चेक करते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो तो अच्छी बात है, ना प्रेग्नेंट हो तो दोबारा प्रोटोकॉल में लगा के उसको नेक्स्ट जो है हम कोशिश करते हैं कि वो ठहर जाए। हाँ, अगर कोशिश करके 90 दिन से पहले कम से कम एक बार इंसेमिनेशन जानवर की लाजमी हो जानी चाहिए। एक बार नहीं तो अगर 2 दफ़ा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका ब्रीडिंग प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि ऐसे ना हो कि 90 दिन वेट करते रहें, 100 दिन वेट करते रहें, जानवर तो हीट में नहीं आ रहा। भाई इंतज़ार नहीं करना, चढ़ के जाना है ऊपर, चढ़ाई करते रहें, तभी आपके जानवर जो हैं इस पर आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छा, प्रोडक्शन के हवाले से बात की जाए तो पीछे भी हमने ग्रुप लगाया हुआ था जानवरों का। ऐसा जी हमने कोई मिल्क की क्वांटिटी पे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं देखा। ये हमने पीछे HK7 पे मैंने इसकी वीडियो भी लगाई थी। हमने टोटल 47 जानवरों को जो है वो टीका रखा था। उसमें जो 24 से 25 जानवर जो थे ये गायें थी, और 25 गायों का जो उनको टीका रखा गया, लेकिन जो दूध का वॉल्यूम था हमारा ओवरऑल जो दिन का पैदा हो रहा था उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। इसलिए इसके बारे में जो है जो हमारा एक्सपीरियंस तो यही है जी। अच्छा, अलियास साहब कहते हैं कि जो यीस्ट और टॉक्सिन बाइंडर जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्या फ़ायदा क्या है इसका? देखिए, टॉक्सिन बाइंडर तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो भी आप अपने जानवरों को खुराक देते हैं उसमें जो फफूंदी या उल्ली जिसे कहते हैं या फंगस जिसे कहते हैं, उसकी वजह से जो जहरीले मादे पैदा होते हैं और आपके जानवर को नुकसान ना दें, तो ये जो टॉक्सिन बाइंडर है ये उन जहरीले मादों को बाइंड कर लेता है और जानवर को नुकसान होने नहीं देता। अगर आपकी खुराक प्योर है 100%, मैं तब भी डालता हूँ। क्यों? मुझे नहीं पता किस लेवल पे कहाँ पे फंगस लग जानी है। इसलिए भाई इसमें बेहतर ये है, इसकी जो कॉस्ट है ना पर डे एक जानवर की, ये 8 से 10 रुपये बनती है। तो मेरा ये ख्याल है अगर 10 रुपये लगा के हम अपने जानवर को जो है बचा सकते हैं इन जहरीले मादों से, तो ये ख़र्चा जो है ये करना वारा खाता और हम इसको करते हैं। यीस्ट क्या होती है? यीस्ट जो है ये याद रखिएगा कि ये जो ओजड़ी का हिस्सा है ना मैदे का, जिसको र्यूमन कहते हैं,
ये समझ लें कि र्यूमन को उसका जो फंक्शन है वो करने में मदद देती है। ठीक है, अब र्यूमन के अंदर या ओजड़ी के अंदर जो फर्मेंटेशन होती है वो एनारोबिक होती है। एनारोबिक कहते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। एक तो ये यीस्ट जो है उस ऑक्सीजन का बंदोबस्त करती है ताकि वो वहाँ पर मौजूद ना हो और र्यूमन के अंदर जो फर्मेंटेशन है वो अच्छे से हो सके। अगर आपको इसके फ़ायदे बताए जाएं, इसके रोल तो और भी कई सारे हैं। र्यूमन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उस पर भी बेनिफिशियल है, लेकिन फ़ायदे के अंदर आप ये कह लें कि जानवर की ग्रोथ में, मिल्क प्रोडक्शन में, और जो रोज़ाना की बुनियाद पर जानवर ड्राई मैटर खा रहा है ये उसमें बेहतरी लेके आती है। मैंने भी एक यीस्ट का ट्रायल अपने फार्म पर लिया है। उनका क्लेम ये है जी कि आप इसको इस्तेमाल करें तो 1 से 3 लीटर दूध आपका बढ़ जाएगा। वो आज मुझे मिल गई है जी। ये इंशाल्लाह ट्रायल करने के बाद अगर उसका रिस्पांस अच्छा आया तो आपके साथ भी उसको शेयर करेंगे। आखिरी सवाल है जी, अब्दुल्ला साहब ये सवाबी से हैं, ये पूछते हैं बेस्ट टाइम डिवर्मिंग का क्या है और विड्रॉल जो है क्या ये ज़रूरी है। विड्रॉल कहते हैं कि अगर आपने कोई एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया या आप डिवर्मिंग करवाते हैं तो उसके असरात दूध में और गोश्त के अंदर आते हैं। तो ये साइंस कहती है कि उतने दिन तक आप गोश्त भी इस्तेमाल ना करें, आप दूध भी इस्तेमाल ना करें। तो वो कहते हैं क्या ये ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको डिवर्मिंग के बारे में बता दूँ। देखिए, बच्चों के अंदर तो हम रूटीन अपनी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है जी, जैसे ही बच्चा 6 माह से ऊपर निकल जाता है ना, हम आपको अपनी रूटीन बता रहे हैं। हम फार्म पे जैसे ही हमारे बच्चियाँ 6 महीने से ऊपर निकल जाती हैं तो हम रूटीन से उनकी डिवर्मिंग नहीं करते। देखिए, हम हर चीज़ उनको कोशिश कर रहे हैं प्योर प्रोवाइड करने की। साइलेज जो है हम सिलेक्शन करते हैं क्रॉप की, हमारे पास साइलेज बना पड़ा है। ठीक है जी, जानवर हमारे बाहर ग्रेजिंग पे नहीं जाते। जो आइटम्स हम परचेज़ कर रहे हैं, सोयाबीन मील है, कनोला है, चोकर है, ABCD जो भी है, वो सारी हम कोशिश करते हैं प्योर हैं। तो जब सारी चीज़ें हम प्योर देते हैं तो चांसेस थोड़े हैं कि जानवर के अंदर जो है वो पैरासाइट का इशू बन जाए। आप जितने लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप बताइए कि आपने अपनी डिवर्मिंग कब की है लास्ट टाइम। तो आपकी अपनी ज़िंदगी में शायद कभी किसी डॉक्टर ने 1 आध बार या 2 बार आपकी डिवर्मिंग करवाई हो। जब से आपने होश संभाली है तो शायद आपको याद नहीं होगा। मुझे खुद नहीं याद मेरी डिवर्मिंग आखिरी टाइम कब हुई है। क्यों, हमारे वालिदैन, हमारे घर के बुज़ुर्ग हमारी खुराक का ख्याल रखते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, तो पैरासाइट्स का ऐसा इतना इशू होता नहीं है। लेकिन जानवरों के अंदर हम इतनी रूटीन को अडॉप्ट नहीं करते। 6 महीने के बाद वो जानवर जो हमें थोड़ा सा नज़र आता है कि यार ये खुराक अच्छी खाता है, इसको लगता नहीं, इसके जिस्म के बाल थोड़े भुरभुरे हो रहे हैं, हल्की सी कमज़ोर हो रही है, तो कुछ साइन सिम्टम हम देख लेते हैं। बाल जानवरों के ये मुंह के नीचे जो है वो यहाँ पानी भर जाता है, तो उन जानवरों की डिवर्मिंग हम करते जाते हैं। फिर एक स्टेज आती है जी जब जानवर 7 माह का प्रेग्नेंट हो जाता है, उसको हम ड्राई कर देते हैं, उसका दूध खुश कर देते हैं। तो उस वक्त जो है हम अल्बेंडाजोल प्रेगनेंसी सेफ साल्ट है उससे अपने जानवरों की जो ड्राई होता जाता है साथ साथ डिवर्मिंग उसकी करते जाते हैं। अब ये है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल या जो डिवर्मर का इस्तेमाल है उसके बाद दूध का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो ये देखें जी, साइंटिफिकली अखलाकी तौर पे तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम अपने फार्म पे क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक वाला दूध होता है जी हम बच्चों को पिला देते हैं, बच्चों को पिला देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एक ये ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं रही। क्यों, हमारे यहाँ दूध कीमती बहुत है, फार्मर के पास पहले ही पैसे नहीं है, वो जो 10, 15, 20 लीटर दूध या जितना भी है वो अफोर्ड नहीं करता कि उसको जो गिरा दे या बच्चों को पिला दे या उसको वेस्ट कर दे। लेकिन ये हमें वेस्ट करना चाहिए, हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दूध के अंदर जो रेजिड्यूज़ हैं एंटीबायोटिक के बकायाजात या डिवर्मर के, वो जब हम इस्तेमाल करते हैं या जो भी इंसान उसको इस्तेमाल करता है उसमें आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। यही वजह है कि आजकल कई सारी एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी दवाइयाँ काम ही नहीं करती। क्यों, हमारे जिस्म में वो जो जानवर, वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो बैक्टीरिया है वो उन दवाइयों के ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस पैदा कर चुका है। इसलिए इस चीज़ से हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये सवाल मुकम्मल हो चुके। अगले वीक के लिए जो आपके सवाल हों, डॉक्टर उस्मान साहब का नंबर जो है वो स्क्रीन पे चला देता हूँ, आप उनको अपने सवाल भेज सकते हैं। तो कोई फर्दर क्वेरी हो आपकी, आप पूछें, बताइएगा, उसको दोबारा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।